साथियों नमस्कार। साथियों, अभी उदयपुर में एक घटना हुई, आपने सुना होगा, जहां पर 10वीं क्लास के एक छात्र ने अपने ही एक साथी को चाकू मार दिया और उसे घायल कर दिया। उसके बाद एक और छात्र के साथ यही काम किया गया और दोनों ही घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक तो डिस्चार्ज हो गया है, दूसरे की हालत भी पहले से ठीक है, जल्द डिस्चार्ज हो जाएगा। जो चाकू मारने वाला आरोपी था वो एक पर्टिकुलर समुदाय से था, भाईजान था। इसके बाद उदयपुर के कुछ हिंदू युवक, कुछ हिंदू संगठन नाराज हो गए और उन्होंने उदयपुर में जगह जगह पर आगजनी कर दी, तोड़फोड़ कर दी तथा उदयपुर में धारा 144 लगाई गई। सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदू को ऐसा क्यों करना पड़ा। मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूं, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन एक हिंदू जो लंबे समय से कोई घटना ऐसी नहीं कर रहा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर रहा, उसको आखिर मजबूर हो जाना पड़ता है एक प्रकार के प्रदर्शन करने के लिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है लंबे समय से हिंदुओं के साथ किया जाने वाला व्यवहार, उनके साथ की जाने वाली राजनीति और उनके साथ की जाने वाली बर्बरता। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। तमाम तरह के उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तमाम तरह की चीजें करी जा रही हैं, लेकिन लंबे समय तक उनके लिए कोई बोला नहीं। अंत में उनके नए नेता मोहम्मद यूनुस ने भी इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी है और उन्होंने बोला है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब बोलने से क्या होता है? अब तो काफ़ी देर हो चुकी है साहब। जब देश आज़ाद हुआ था तो बांग्लादेश की साइड लगभग 25% हिंदू आबादी थी, आज केवल 7% बची है और आपको जो करना था आप 3-4 दिन में कर चुके साहब। अब आप माफ़ी मांग लो, गिड़गिड़ा लो, उससे कुछ नहीं होता साहब। मजबूरी में यूएन को बोलना पड़ा कि जो हो रहा है ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इधर से प्रतिक्रिया दी, लेकिन प्रतिक्रिया देने से हिंदू यहाँ का संभल नहीं रहा है। हिंदू को अब चाहिए कॉन्क्रीट स्टेप, जिससे उसे इस बात का इंश्योरेंस मिले कि भाई उसकी जान की कीमत भी है, उसके लिए भी कोई चिंता करता है। केवल मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए यहाँ पर जो हथकंडे किए जाते हैं वही सफिशिएंट नहीं है, हिंदू के लिए भी कुछ करना पड़ेगा साहब। कांग्रेस लंबे समय से मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या क्या करती आ रही है, हमने इस बारे में वीडियो बना दिया है। इस वक्त भी बांग्लादेश में जो हुआ वो क्यों हुआ सब जानते हैं। बंगाल में जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। बंगाल में आपको याद होगा जब लोकसभा के इलेक्शन खत्म हुए थे, उसके कुछ दिन बाद कलकत्ता के मेयर का एक बयान आता है कि जो लोग इस्लाम धर्म का पालन नहीं करते वो बदनसीब हैं, उन्हें हमें इस्लाम धर्म में लाना होगा, दावत इस्लाम दे करके। कुछ ऐसी दावत थी जिससे कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्जन का खुलेआम नारा दिया जा रहा था। उसके बाद वहां पर एक जेसीबी नाम का नेता, टीएमसी का नेता, एक महिला की बेरहमी से पिटाई करता है और ये हवाला दिया जाता है कि तालिबान में तो ऐसी ही सजा दी जाती है। और उसके बाद जो अब कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ हत्या हुई, उसके साथ बर्बरता हुई, ये मामला जब पूरे देश में फैल चुका है, जगह जगह पर इसके आंदोलन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी देश में कुछ लोग हैं जो उसके खिलाफ इसके लिए बोलने को तैयार नहीं है। वो बोल तो रहे हैं, कुछ लोग उनमें से भी हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन बड़ा नपा तुलासा बोल रहे हैं। ऐसा कुछ ना बोल दें जिससे भाई इंडिया अलायंस खतरे में पड़ जाए, ममता बनर्जी पर निशाना साधा जाए, ऐसा प्रयास बिल्कुल नहीं हो रहा। जबकि ये सब ममता बनर्जी के राज में ही हो रहा है। ममता बनर्जी ही बंगाल की होम मिनिस्टर हैं, वही वहां की स्वास्थ्य मंत्रालय संभालती हैं और सब कुछ उनकी देखरेख में ही होता है। लेकिन जब बर्बरता हो जाती है तो सबूत मिटाने का काम किया जाता है इन्हीं की पार्टी के लोगों के द्वारा। तोड़फोड़ करी जाती है अस्पताल में जिससे कि कोई सबूत ना बचे। उस लड़की के साथ पहले दुष्कर्म हुआ, फिर उसकी हत्या हुई। हत्या में भी किस तरह से बेरहमी से हत्या हुई, इसका बखान करना ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैंने अपने दूसरे चैनल पर उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है। लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करने के बजाय तोड़फोड़ करके सबूत मिटाए जा रहे हैं। जो वहां का प्रिंसिपल था पहले हटा दिया गया उसे दबाव डाल करके, फिर 12 घंटे में ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। जो वहां का आरोपी था जिस कॉलेज का, वो आरोपी ही पता चला कि बाद में वही जो है सिक्योरिटी गार्ड भी था वहां पर, एक तरह की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसी की थी। ऐसे ऐसे तो लोग हैं साहब। और अब ममता बनर्जी खुद ही आंदोलन करने निकल पड़ी हैं अपनी महिला एमएलए और एमपीज को लेकर के कि भाई हम जो है चाहते हैं कि सीबीआई 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोषी को फांसी दे। भाई कौन सी सीबीआई दे लेगी 1 हफ्ते के अंदर फांसी? ये तो कोर्ट का काम है। और कोर्ट ने तो खुद कहा था कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए।
बंगाल में जो भी हिंसा होती है उसमें कोलकाता हाईकोर्ट को बोलना पड़ता है कि इस पर सीबीआई जांच बिठाइए, इस पर जो है कदम उठाइए, इस पर एफआईआर दर्ज कीजिए, वरना वहां तो कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं होती, क्योंकि बंगाल में जो वोट बैंक है वो प्रभावित ना हो जाए। ज्यादातर, मैं हर घटना की बात नहीं कर रहा, इनमें ज्यादातर घटनाएं या तो टीएमसी के गुंडे करते हैं या उस समुदाय के लोग करते हैं जो समुदाय ममता बनर्जी का वोट बैंक है। तो ममता बनर्जी उस वोट बैंक को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, और इसीलिए लंबे समय तक कोई कदम नहीं उठाया जाता। बहरहाल, कुछ दिन पहले आपने यूपी में भी सुना होगा, अयोध्या में मैंने एक वीडियो में बताया था किस तरह से सपा के एक नेता ने 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। उसके ही ठीक 4-5 दिन बाद एक खबर आती है कि कन्नौज में सपा के ही नेता ने, जिसका नाम नवाब सिंह यादव है, उसने 15 साल की लड़की के साथ क्या किया। आपको पता है, इनमें से किसी भी घटना के बारे में कांग्रेस के शहजादे ने कुछ नहीं बोला है। कांग्रेस का शहजादा जो बात बात पे घटना स्थल पर पहुंच जाता है, वो इस बार कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि जो आरोपी है वो उस दल से आता है, वो उस कम्युनिटी से आता है जो उनका कोर वोट बैंक है, या जिसे ये खुश करना चाहते हैं। और ये सब हिंदू देख रहा है। हिंदू देख रहा है कि कैसे उसे जातियों में बांटने का काम किया जा रहा है। हिंदू देख रहा है कि कैसे शहजादा शिवशंकर की फोटो लेकर के संसद में ड्रामा करता है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोल पाता। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए यूएन बोल पड़ा है, अमेरिका में भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है, बांग्लादेश का नया नेता मोहम्मद यूनिस तक बोल चुका है, भारत में प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के शहजादे से हिंदुओं के लिए कोई आवाज़ नहीं उठी है। ये मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। भगवान शिव की अभय मुद्रा की चर्चा करने वाला ये शख्स हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बोल पा रहा। ये वो आदमी है जो सबकी जाति पूछता रहता है, लेकिन जब इससे कोई इनडायरेक्टली पूछ ले कि भाई अपनी जाति बता दो, तो इसको लगता है कि कोई इसे गाली दे रहा है। मतलब आप किसी की जाति पूछ लो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जातियों में देश को बांट रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुमसे कोई जाति पूछ लेता तुम एकदम चिढ़ जाते हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम्हारे को गाली दे दी। एक्चुअल में तुम अपनी जाति बता ही नहीं पाओगे, इतना मिक्स ब्रीड मामला हो चुका है। मैं उस गहराई में जाना नहीं चाहता। आज देश का हिंदू ये सब ड्रामा देख रहा है और ये भी जान रहा है कि उससे गलती क्या हो गई। अयोध्या के नए राजा जो बने हैं ना, बाकायदा अखिलेश यादव ने बोला था कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं। हमने तो सुना था भगवान राम हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है तो भैया होंगे ही। उनका ही राइट हैंड मोहित खान, जो 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया, मैं भी बता रहा था क्या कर रहा है, जनता ये भी देख रही है। हालांकि अयोध्या से बीजेपी को फायदा हुआ है, फैजाबाद सीट पर बीजेपी हारी है, तो फैजाबाद और अयोध्या की दोनों की मिलाकर के फैजाबाद एमपी सीट है, वो जो भी है वहां से बीजेपी तो नहीं जीत पाई। तो वहां के लोग भी रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया। लोग ये भी जान रहे हैं कि जब सपा की सरकार हुआ करती थी तो किस तरह की गुंडागिर्दी होती थी, और आज सपा के 37-36 जो भी विधायक आए हैं, इनके आने के बाद ये लोग किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह के इनके कारनामे सामने आ रहे हैं, जनता ये भी देख रही है। जनता यह भी देख रही है कि कोई भी आरोपी पकड़ा जाता है तो उस पर करोड़ों की अरबों की संपत्ति मिलती है, उस पर न जाने कितने केस मिलते हैं, और इस तरह की हरकत करते हुए वो पाया जाता है। जो जेन जी है, जो अभी 20, 22, 23, 24 साल के लड़के हैं, उन्हें बता दूं, जब सपा की सरकार हुआ करती थी तो लड़कियां 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। सपा की सरकार में एक पर्टिकुलर कौम और एक पर्टिकुलर जाति के लोग अगर आरोपी हैं तो पुलिस उनकी शिकायत नहीं दर्ज करती थी, उनके खिलाफ एफआईआर कभी नहीं होती थी। और आज वही लोग जब थोड़ी सी सीट आ गई हैं तो अपना दबदबा वापस हासिल करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को हिंदू देख रहा है, और उदयपुर में जो घटना हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी, मैं कह रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए थी, वो उस चीज़ का प्रतिकार है, वो उस चीज़ का गुस्सा है। आज इंडी गठबंधन जो भी करने की कोशिश कर रहा है, देश का आदमी, देश का हर युवक देख रहा है। आप देश के युवक को इतना बेवकूफ़ मत समझो कि चुनाव में आपने झूठ बोला, वो एक बार चल गया तो हर बार चल जाएगा। नहीं साहब, गफलत में मत रहो, उल्टा पड़ जाएगा मामला। इस चीज़ को आप जानिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, वो ये देख लें कि हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है। कांग्रेस किस तरह से मुसलमानों को खुश करने के लिए लंबे समय से काम करती आई है, आप सब जानते हैं। किस तरह से जाति में बांटने का काम आजकल किया जा रहा है, कास्ट सेंसस होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, बजट बनाने वाले लोगों में कितने लोग एससी और ओबीसी समुदाय के थे। अच्छा ये बताइए कि इसमें कितने लोग एससी हैं, कितने ओबीसी हैं।
कोई महिला पत्रकार उनसे सवाल पूछ ले, अच्छा आपकी जाति क्या है, आप बीजेपी की हैं क्या, इस तरह के सवाल पूछता है ये पप्पू। तो 2024 में भी आप जातिवाद फैलाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो पर्टिकुलर कौम है वो तो आपके साथ है ही। अगर हिंदुओं को भी जातियों में बांट दें, उनमें से एक जाति भी आपके साथ आ गई तो आपका वोट बैंक तैयार हो गया, आप आ गए सत्ता में। और कुछ तो जयचंद है यहाँ पे जो हिंदू होकर के हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। साहब मैंने दूसरे वीडियो में भी बताया और इसमें भी बता रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो जाति पूछ के नहीं हुआ कि आप दलित हैं, आप यादव हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप बनिया हैं, ना। वहाँ जो हो रहा है उसके होने के लिए आपका हिंदू होना ही काफ़ी है। पहले आप ही को, मतलब हिंदुओं को ही तोड़ा जाएगा जातियों में, फिर उनमें से एक जाति साथ लेकर के अपने टाइप की सरकार बनाई जाएगी इन लोगों के द्वारा। और जब ये सरकार में आ जाएंगे, थोड़ी बहुत पावरफुल हो जाएंगे, तब आप ही को साफ कर देंगे। एग्जाम्पल है बांग्लादेश। इतिहास से सीखते रहना चाहिए। आज यहूदी जो कर रहे हैं, इजराइल जो कर रहा है, उसने इतिहास से सीखा है कि वो कितनी बड़ी गलती कर गया था। आज वो जानता है कि उसने दरिया दिली दिखा दी, तो उसके जो थोड़े बहुत बचे हुए लोग हैं ये भी नहीं बचेंगे। इनके पास 57 देश हैं, ये किसी को एक देश भी लेना देना नहीं चाहते। ये हो रहा है इस देश में। उदयपुर की घटना, उसके बाद होने वाली हिंसा इस बात का सबूत है। हालांकि वो जो आरोपी लड़का था, 10वीं क्लास का विद्यार्थी था, भाईजान्स कम्युनिटी से, उसके घर पे बुलडोजर चल चुका है। लेकिन बुलडोजर चलने से कुछ नहीं होता साहब। आप ये जानिए किस अंदर तक हमको तोड़ा जा रहा है। वीडियोस बनवाए जा रहे हैं यूट्यूबर से। शेख हसीना डिक्टेटर है, मोदी डिक्टेटर है, अब तो ट्रंप को भी डिक्टेटर कहा जा रहा है। एक इकोसिस्टम लगा हुआ है कि इस देश में कोई राष्ट्रवादी सरकार ना आ जाए, क्योंकि राष्ट्रवादी सरकार आ गई तो यूरोप को और यूएसए को पूछेगा कौन। राष्ट्रवादी सरकार आ गई तो चाइना जो नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है वो बनेगा कैसे। यहां पर तो ऐसी सरकारें आनी चाहिए जो दूसरों के इशारों पर नाच सकें। आज यूएसए ने दुनिया के कई देशों की सरकारें गिरा दी, ऐसा कहा जाता है। आप समझदार हैं, लेकिन भारत को नहीं गिरा पा रहा, ये फ्रस्ट्रेशन है उसकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो शांत बैठा हुआ है। आप इन सब चीज़ों को, इन मोहरों को जानिए। जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे सत्ता में आने के लिए। उन्हें चाहे बिकना पड़ जाए, उन्हें चाहे देश के खिलाफ बोलना पड़ जाए, देशद्रोह करना पड़ जाए, कुछ भी कर देंगे साहब। ये बहुत तुच्छ लोग हैं। एक यूट्यूबर जर्मनी में बैठा हुआ, उसने बंगाल में जो हुआ है उस पर एक भी वीडियो नहीं बनाया। कुछ तो बात होगी ना। इन सब चीज़ों को आप जानिए, भारतीय बनिए, उसके बाद हिंदू बनिए और हिंदू ही रहिए। यादव, बनिया, ठाकुर, पंडित, दलित ये सब मत बनिए। हिंदुओं से ज़्यादा जातियाँ मुसलमान में हैं, लेकिन आप उनकी एक दो से ज़्यादा जातियाँ नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनको मुसलमान बोला जाता है। वो वोट बैंक है। हिंदुओं को हिंदू नहीं बोला जाता। बनिया, पंडित, ये सब बोला जाता है। तभी तो राजनीति होगी। जो ब्रिटिशर्स करते थे वही कांग्रेस करती आई है, और वही आज ये ममता बनर्जी, सपा तथा अन्य पार्टियां कर रही हैं। मैं इन सब पार्टियों में सबसे अच्छा मानता हूं मायावती जी को। उन्होंने, ठीक है उनकी भी जाति की राजनीति रही है, लेकिन जब देश की बात आती है तो उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, वैसा बयान नहीं दिया जो देश के खिलाफ हो। इसके लिए उनको शत शत नमन है। लेकिन बाकियों का क्या, इस पर आप लोग विचार करिए। नमस्कार।